जब हम भारत की कुल भौगोलिक विशालता की बात करते हैं तो अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हाँ, ये तो हमने बहुत बार सुना है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। स्रोत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत के बिल्कुल उत्तरी छोर से लेकर सबसे दक्षिणी छोर तक एक सीधी लाइन खींचे तो वो दूरी 3214 किलोमीटर होती है। 3214 किलोमीटर, बाप रे। और वहीं पश्चिम से पूर्व तक की कुल चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, जरा सोचिए, अगर कोई 3214 किलोमीटर लगातार बिना रुके गाड़ी चलाता रहे तो भी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। हमारा देश सच में बहुत विशाल है। विशाल से भी ज्यादा है। और इसी विशालता को तय करने वाले जो अंतिम बिंदु हैं, जिन्हें हम एक्सट्रीम पॉइंट्स या बिल्कुल आखिरी छोर कहते हैं, वो अपने आप में बहुत खास हैं। चलिए एक एक करके देश के चारों कोनों पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे उत्तरी बिंदु से। तो अगर हम बिल्कुल ऊपर उत्तर की तरफ जाएं तो हमारा वो आखिरी पॉइंट कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहलाता है। यह इलाका वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। अच्छा, इंदिरा कोल। हाँ, अगर हम इसे अक्षांश यानी लैटिट्यूड में नापें, और जिन्हें अक्षांश नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये वो काल्पनिक लेटी हुई रेखाएं हैं जो पृथ्वी को ऊपर से नीचे नापती हैं। लेटी हुई से लैटिट्यूड याद रखना काफी आसान है। हाँ, बिल्कुल। तो इंदिरा कोल लगभग 37 डिग्री नॉर्थ यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे उत्तरी अक्षांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा देश भूमध्य रेखा या इक्वेटर के उत्तर में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बसा हुआ है। अब अगर हम इसी पॉइंट से सीधा पूर्व यानी ईस्ट की तरफ एक लंबा सफर तय करें तो हम पहुंचेंगे अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसका नाम है किबिथु। किबिथु। अगर आप नक्शे पर बिल्कुल दाईं तरफ जाएं, लगभग 97 डिग्री ईस्ट यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर, तो आपको किबिथु मिलेगा। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, जो पृथ्वी पर खड़ी रेखाएं होती हैं। और किबिथु ही वो जगह है ना जहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है? एकदम सही। जब गुजरात में लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब किबिथु में सुबह की किरणें आ चुकी होती हैं। ये बात मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगती है, एक ही देश में समय और सूरज का ऐसा खेल। और चूंकि आपने गुजरात का जिक्र किया ही है, तो चलिए आप बिल्कुल विपरीत दिशा में यानी पश्चिम की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में ही है, जिसे गुहार मोती कहा जाता है। गुहार मोती। हाँ, ये लगभग 68 डिग्री ईस्ट यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और इन्हीं दोनों पॉइंट्स किबिथु और गुहार मोती के बीच की वो 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। हमने उत्तर देख लिया, पूर्व देख लिया और पश्चिम भी देख लिया जी। लेकिन भारत के भूगोल का जो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है ना, वो दक्षिण में है। ओ बिल्कुल, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। जब भी भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात आती है तो जुबान पर सबसे पहला नाम कन्याकुमारी ही आता है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड इंडिया की बात करें तो कन्याकुमारी ही हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये तमिलनाडु में है और इसे कैप कोमोरिन भी कहा जाता है। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के काफी करीब लगभग 8 डिग्री नॉर्थ यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर हम पूरी भारतीय भौगोलिक सीमा की बात करें जिसमें हमारे द्वीप भी शामिल हों, तो कन्याकुमारी हमारा आखिरी छोर नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारी सीमाएं मुख्य भूमि से कहीं आगे तक जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में हमारे पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और क्या आपको अंदाजा है कि इस द्वीप समूह में कुल मिलाकर कितने द्वीप हैं? मुझे लगता है कुछ 100 होंगे शायद। इसमें कुल 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। 572 द्वीप, ये तो एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल, ये संख्या ही अपने आप में बहुत बड़ी है। और इसी विशाल द्वीप समूह का जो सबसे निचला हिस्सा है, जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप कहा जाता है, वहीं पर मौजूद है संपूर्ण भारत का वास्तविक सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। एग्जैक्टली, इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि वाले कन्याकुमारी से भी और अधिक दक्षिण में है। ये लगभग 6 डिग्री नॉर्थ यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। मतलब ये भूमध्य रेखा के और भी ज्यादा करीब है। हाँ, 8 डिग्री से 6 डिग्री पे आ गए हम। बिल्कुल। और इस इंदिरा पॉइंट का इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा है। समय समय पर इसके कई नाम रहे हैं। ऐतिहासिक रूप
रूप से इसे पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहेचिंग जैसे नामों से भी जाना जाता था। लाहेचिंग, ये अलग अलग नाम बताते हैं कि इस छोटी सी जगह का कितना रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व रहा होगा। लेकिन इंदिरा पॉइंट के साथ सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि एक बहुत ही दुखद और खौफनाक घटना भी जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र हमारे आर्टिकल्स में काफी प्रमुखता से किया गया है। हाँ, उस 2004 की भयंकर सुनामी का समय था। बिल्कुल, उस सुनामी की लहरें इतनी विनाशकारी थीं कि भारत का ये सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से समुद्र के पानी में डूब गया था। खैर, भारत की इन बाहरी सीमाओं, हमारे चारों कोनों और उनकी कहानियों को समझने के बाद अब अगर हम भारत के बिल्कुल बीचों बीच नजर डालें तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। आप बात कर रही हैं कर्क रेखा की, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। बिल्कुल, हमने थोड़ी देर पहले अक्षांशों की बात की थी। पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरने वाली भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ। हाँ, वैसे तो ये रेखा पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत खास है क्योंकि ये हमारे देश को लगभग 2 बराबर भौगोलिक हिस्सों में बांटती है। और इसका 2 हिस्सों में बांटना सिर्फ नक्शे पर लकीर खींचना नहीं है, इसका सीधा असर हमारे मौसम और हमारी जलवायु पर पड़ता है। वो कैसे, जरा समझाइए। इस रेखा के नीचे का जो आधा भारत है वो ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय है, जहां मौसम काफी गर्म और उमस भरा रहता है, और इसके ऊपर का जो आधा भारत है वो सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्णकटिबंधीय है, जहां हमें कड़ाके की सर्दियां भी देखने को मिलती हैं। ये रेखा भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक पूरा सफर तय करती है, और ये सफर कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत की जमीनी सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। और तटीय सीमा यानी हमारे समुद्री तटों की लंबाई की बात करें तो यहाँ भी द्वीपों वाला वही गणित लगता है। अच्छा, वो कैसे? अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला लें तो ये 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन अगर द्वीपों को हटा दें और सिर्फ मुख्य भूमि के तटों को नापें तो ये 6100 किलोमीटर रह जाती है। 15,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जमीनी सीमा होने का सीधा सा मतलब है कि हमारा देश हर तरफ से अलग अलग पड़ोसियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल, भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी जमीन साझा करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इतनी लंबी और विविधताओं से भरी सीमा को संभालना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौती होती है। हर सीमा की अपनी अलग कहानी और अपनी अलग मुश्किलें हैं। जैसे कि नेपाल की सीमा, हमें लगता है कि नेपाल एक पहाड़ी देश है तो सिर्फ पहाड़ों से ही जुड़ा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, उत्तराखंड और सिक्किम के अलावा ये उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हमारे बड़े मैदानी राज्यों से भी अपनी सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान और पंजाब कश्मीर तक जुड़ा है। चीन के साथ भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। पर इन सीमाओं में जो एक बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है बांग्लादेश। अच्छा, वो क्यों? नक्शे पर देखने में बांग्लादेश एक छोटा सा देश लगता है, लेकिन भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसी के साथ है, पूरी 4096 किलोमीटर लंबी। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है भला? इसका कारण ये है कि वो सीमा कोई सीधी लकीर नहीं है, वो नदियों, जंगलों और गांव के बीच से होती हुई इतनी घुमावदार है कि नापने पर सबसे लंबी बैठती। मतलब ये पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तक फैली हुई है। बिल्कुल, इसके उलट हमारी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, ये सिर्फ 108 किलोमीटर की है। ये हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के जरिए जुड़ता है। ये जो अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति है ना, ये उनके पूरे वजूद को तय करती है। एक जगह हिमाचल प्रदेश का जिक्र है। ये राज्य सिर्फ एक ही देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और वो है चीन। अब सोचिए, एक राज्य जो कई देशों से घिरा हो और एक राज्य जो सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता हो, दोनों की नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था में कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही असर पूर्वोत्तर में म्यांमार की सीमा का भी पड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। ये घने जंगलों और पहाड़ियों वाला इलाका है, जहां सीमा का मतलब सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का आना जाना भी है। राज्यों और सीमाओं की इस पहेली के बाद मुझे नोट्स का वो हिस्सा सबसे मजेदार लगा जहाँ कुछ अदृश्य रेखाओं की बात की गई है। आप कर्क रेखा की बात कर रही हैं ना? हाँ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। ये रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से शुरू करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इन 8 नामों को याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। ट्रिक कुछ इस तरह है, MP ऑफ राजस्थान, चार्मिंग मिजोरम इज गोइंग टू ट्रिप ऑफ वेस्ट झारखंड। ये तो अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से थोड़ी अजीब लग रही है। हाँ, थोड़ी अजीब है पर डिकोड करना बड़ा आसान है। MP से मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान तो नाम में ही है। और चार्मिंग के CH से छत्तीसगढ़ हो गया होगा। एकदम सही पकड़े, मिजोरम भी साफ लिखा है। और ट्रिप से त्रिपुरा हो गया, वेस्ट से पश्चिम बंगाल और आखिर में झारखंड। गुजरात को बस अलग से याद रखना होगा। और एक और कमाल का तथ्य ये लिखा है कि इस लंबी रेखा के सबसे नजदीक जो जगह है वो त्रिपुरा का उदयपुर है। कर्क रेखा हमें उत्तर और दक्षिण में तो बांटती है, लेकिन जब बात समय की आती है ना, तो हमें अक्षांश यानी लैटिट्यूड से हटकर देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर ध्यान देना होता है। हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैले हैं। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच हमारी जगह है। ये जाल बिल्कुल ग्राफ पेपर के X और Y एक्सिस की तरह है, जिससे पृथ्वी पर हमारी सटीक लोकेशन पता चलती है। बिल्कुल। और इसी देशांतर से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST तय होता है। मुझे इस समय का गणित हमेशा सिर के ऊपर से जाता है, मतलब लंदन में कुछ और बज रहा है, हमारे यहाँ कुछ और होता है। नोट्स में लिखा है कि IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और हम ग्रीनविच जो लंदन में 0 डिग्री पर है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ये 5.5 घंटे वाला क्या चक्कर है? इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी गोल है और जब वो घूमती है तो हर 15 डिग्री घूमने पर 1 घंटे का समय बदल जाता है। अच्छा। अब सुविधा के लिए पूरी दुनिया के समय क्षेत्रों को 7.5 डिग्री के टुकड़ों में बांटा गया है। 7.5 डिग्री का मतलब हुआ आधा घंटा। भारत ने अपने समय के लिए 82.5 डिग्री को चुना है क्योंकि ये रेखा लगभग देश के बीचों बीच से निकलती है। अच्छा, तो अगर मैं 82.5 को 15 से डिवाइड करूं तो 15 × 75। हाँ, यानी 5 घंटे। हाँ। और बचे 7.5 डिग्री, जिसका मतलब हुआ आधा घंटा। तो कुल मिलाकर हो गए 5.5 घंटे। क्या बात है, ये तो बहुत ही सीधा गणित था। और मजेदार बात यह है कि जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, वैसे ही ये 82.5 डिग्री वाली समय रेखा भारत के 5 राज्यों को चीरती हुई निकल। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक। हाँ? मौका MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। सही है, लेकिन सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि इस रेखा का सबसे सटीक पॉइंट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित शंकरगढ़ किला है। ये दिलचस्प है। मिर्जापुर सीरीज तो सबने देखी होगी, पर शायद ही किसी को पता हो कि पूरे भारत की घड़ियां उसी मिर्जापुर के शंकरगढ़ किले के हिसाब से सेट होती हैं। ये ऐसे छोटे छोटे तथ्य होते हैं जो भूगोल को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ते हैं। बिल्कुल। अब जमीन और समय के हिसाब से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम भारत के तटीय क्षेत्रों और द्वीपों की तरफ चलें तो तस्वीर और भी खूबसूरत हो जाती है। भारत के पास 2 मुख्य द्वीप समूह है ना? हाँ। एक तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप है जो छोटे छोटे बहुत खूबसूरत द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप नॉर्थ आंध्रा है और सबसे दक्षिण में जो द्वीप है उसका नाम मिनिकॉय है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये द्वीप सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये गहरे समंदर में भारत की आंख और कान है। मतलब सुरक्षा के लिहाज? बिल्कुल। दुनिया भर के बड़े समुद्री व्यापारिक जहाज इन रास्तों से गुजरते हैं। सामरिक और सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ये द्वीप भारत को हिंद महासागर में एक बहुत बड़ी ताकत बनाते हैं। आखिरी पन्नों में राज्यों के बारे में कुछ बहुत ही तेज और अहम रैपिड फैक्ट्स दिए गए हैं। क्या है वो? जैसे जमीन के लिहाज से राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा। हमारी जो पूरी तट रेखा है उस पर कुल 9 राज्य बसे हुए हैं और इनमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। हाँ, एक बहुत जरूरी अपडेट भी है इन पन्नों में। दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली जो पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब उन्हें मिलाकर एक ही तटीय केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। राज्यों की इस चर्चा में उत्तर प्रदेश और असम की भौगोलिक स्थिति पर बात करना बहुत जरूरी है। नोट्स में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो 8 अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बांटता है और असम पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को छूता है। भारत की फिजियोग्राफी यानी इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मुख्य रूप से हम इसे कैसे बांटते हैं? इसे 5 प्रमुख भौगोलिक विभाजनों में बांटा जाता है। सबसे पहला हिस्सा तो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं ही हैं जो पूरे उत्तर भारत को एक मुकुट की तरह घेरे हुए हैं।
और दूसरा हिस्सा? दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, या जिसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, जो 3 तरफ से पानी से घिरा है और सामान्य जमीन से थोड़ा उठा हुआ है। इसकी अहमियत तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल। फिर तीसरा हिस्सा है भारत के महान मैदान, मतलब ग्रेट प्लेन्स। ये वो गंगा और अन्य नदियों के आसपास की अत्यधिक उपजाऊ भूमि है। मैदानों या कोस्टल प्लेन्स का है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ एक लंबी पट्टी के रूप में फैले हैं। और पांचवा विभाजन? पांचवा प्रमुख विभाजन हमारे द्वीप या आइलैंड्स हैं, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये पांचों तो मुख्य हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है। हमारा जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है, थार का रेगिस्तान। हाँ, थार का रेगिस्तान भले ही इसे इस 5 स्तरीय वर्गीकरण में एक अलग प्राथमिक विभाजन के रूप में ना गिना जाता हो, लेकिन ये हमारी विविधता का बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी विभाजन आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, ये अलग दिखते हैं पर एक ही जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो खनिज और मिट्टी लाती हैं, उसी से उन महान मैदानों का निर्माण होता है। सही पकड़े। और प्रायद्वीपीय पठार का ढलान ही तय करता है कि नदियाँ किस दिशा में बहकर समुद्र में मिलेंगी। ये पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है। क्या बात है। हिमालय, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है बर्फ का घर या अबोर्ड ऑफ स्नो, अब हिमालय टर्शरी पीरियड के यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन? हाँ, जिसका मतलब है कि दुनिया के सभी पहाड़ों में ये सबसे नए हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है। जो पहाड़ इतने विशाल और स्थिर लगते हैं, वो असल में पृथ्वी के इतिहास में बहुत हाल ही की घटना है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसके क्यों और कैसे के जवाब पृथ्वी के गर्भ में छुपे हैं। फोल्ड माउंटेन मुड़ने से बनते हैं ना? हाँ, जमीन के भारी दबाव के कारण सिकुड़ने या मुड़ने से। लाखों साल पहले जहाँ आज ये गगनचुंबी चोटियां हैं, वहाँ टेथिस सागर नाम का एक विशाल और गहरा समंदर हुआ करता था। समुंदर? आज जहाँ पहाड़ है वहाँ? बिल्कुल। फिर समय के साथ भूगर्भीय हलचलें हुई। भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट और मध्य एशिया की विशाल प्लेट एक दूसरे की तरफ खिसकने लगी और फिर उनमें टकराव हुआ होगा। इसी भयंकर टकराव को इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन कहा जाता है। इस अकल्पनीय दबाव से टेथिस सागर की सतह सिकुड़ने लगी, मुड़ने लगी और ऊपर की ओर उठने लगी। ठीक कहा। समंदर के तल में जमा हुआ मलबा और गाद ही अंततः इन महान पहाड़ों के रूप में तब्दील हो गया। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जब हम दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को देखते हैं, तो असल में हम लाखों साल पुराने एक समुद्री तल को आसमान में धकेले जाते हुए देख रहे हैं। ये पृथ्वी की ताकत का एक खौफनाक लेकिन बहुत खूबसूरत प्रदर्शन है। और मैंने पढ़ा है कि इसके बहुत ठोस साक्षी भी मौजूद हैं। बिल्कुल, साक्ष्य पत्थरों में ही दर्ज है। हिमालय मुख्य रूप से सेडिमेंटरी रॉक यानी अवसादी चट्टानों से बना है, जो परतों में बनती हैं। हाँ, जो पानी के नीचे मलबे के लगातार जमा होने से बनती हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इन ऊंची पहाड़ी चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म, फॉसिल्स, हाँ, फॉसिल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब जिन शिखरों पर ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना मुश्किल होता है, वहाँ मछलियों के जीवाश्म मिलना यही साबित करता है कि हिमालय की जड़ें एक गहरे समुद्री अतीत से जुड़ी हैं। समुद्र के तल से आसमान तक का ये सफर सच में भौगोलिक इतिहास की सबसे बड़ी कहानी है। और इसका विस्तार भी कितना विशाल है। बहुत विशाल। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के तीखे मोड़ से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी यानी इंदस तक ये पूरी श्रृंखला करीब 2500 किलोमीटर की एक अटूट दीवार की तरफ फैली है। और इसकी चौड़ाई भी एक समान नहीं है। हाँ, ये अलग अलग क्षेत्रों में 240 से 320 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। और उत्तर में ये एक खास बिंदु से जुड़ती है, पामीर का पठार। बिल्कुल। पामीर हिमालय और मध्य एशिया की श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली एक अहम ग्रंथि है। इसीलिए पामीर को दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पामीर पूरे एशिया के भूगोल का एक तरह से नियंत्रक बिंदु है। और अगर हम हिमालय के आंतरिक ढांचे को देखें तो ये कोई एक दीवार नहीं है। नहीं, ये 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है जो उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियों की तरह फैली हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? जो सबसे उत्तरी, सबसे ऊंची और ऊपरी परत है, उसे ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर हम पहाड़ों के राजा माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं और लोगों को लगता है कि हिमालय का हिस्सा होने के नाते ये भारत में होगा।
लेकिन एवरेस्ट भारत में नहीं बल्कि नेपाल की सीमाओं के भीतर है। हाँ, ये ग्रेटर हिमालय का सबसे प्रमुख ताज है। इसकी विशालता का अंदाजा इसके औसत आंकड़ों से ही लग जाता है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? इस पूरी श्रृंखला की औसत ऊंचाई ही 6100 मीटर है और एवरेस्ट की ऊंचाई लंबे समय तक 8848 मीटर मापी जाती रही थी। मतलब अब बदल गई है। हाँ, जैसा कि हमने प्लेटों के टकराव की बात की, वो आज भी थमी नहीं है। मतलब पहाड़ अभी भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, निरंतर दबाव के कारण एवरेस्ट की ऊंचाई हाल ही में 26 सेंटीमीटर और बढ़ गई है। तो अब आधिकारिक ऊंचाई क्या है? 8848.26 मीटर, और इसे संस्कृतियों में बहुत सम्मान प्राप्त है। हाँ, मैंने सुना है चीन में इसे चोमुलंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की देवी माता, और नेपाल में सागर माथा कहते हैं, मतलब आसमान का माथा। और भारत के संदर्भ में देखें तो ग्रेटर हिमालय के पश्चिमी भाग में जांस्कर पर्वत श्रृंखला भी है जो बहुत दुर्गम है। ग्रेटर हिमालय सिर्फ एवरेस्ट तक सीमित नहीं है, इसमें और भी गगनचुंबी चोटियां हैं, जैसे नेपाल में धौलागिरी, मकालू और मनसालू। और भारत में कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्र में नंगा पर्वत है, सिक्किम में कंचनजंगा है जो सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और उत्तराखंड में कामेट और निंदा देवी जैसी चोटियां हैं। अब इतनी ऊंची दीवार को पार करना तो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन प्रकृति ने खुद इसके भीतर रास्ते बनाए हैं, जिन्हें हम दर्रे या पासेस कहते हैं। बिल्कुल, दर्रे पहाड़ों के बीच के वो प्राकृतिक वी आकार के कट होते हैं जिन्होंने सदियों से व्यापार और संस्कृतियों को आकार दिया है। तो ग्रेटर हिमालय में कुछ प्रमुख दर्रे कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, जो भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। और बुर्जिल दर्रा भी है ना? हाँ, वो कश्मीर घाटी को मध्य एशिया से जोड़ता है। एक और बहुत अहम नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सही कहा, ये सर्दियों में लद्दाख को देश से जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी है। हिमाचल में भी तो दर्रे हैं, जैसे शिवकिला दर्रा जो भारत को चीन या तिब्बत से जोड़ता है। और सिक्किम में जेलेपला दर्रा है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के भीतर यांग्याप दर्रा स्थित है। ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यात्रा के लिए नहीं है, ये वो जगह है जहां से तिब्बत में बहने वाली नदी पहाड़ चीरकर ब्रह्मपुत्र के रूप में भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, तो ये उस जल प्रवाह का प्रवेश द्वार है। बिल्कुल। अब ग्रेटर हिमालय के इन बर्फीली ऊंचाइयों से थोड़ा दक्षिण की ओर उतरते हैं, दूसरी प्रमुख श्रृंखला की ओर, जिसे मिडिल हिमालय या इनर हिमालय कहते हैं। इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई हिमाद्री से कम होती है ना? हाँ, लगभग 3700 से 4500 मीटर के बीच। ये क्षेत्र इंसानों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। ग्रेटर हिमालय बहुत कठोर है, लेकिन यहाँ घने जंगल और अच्छी जलवायु है। इस श्रृंखला के भीतर भी कई उप श्रृंखलाएं हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पश्चिम में कौन सी है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रृंखला है। ये मिडिल हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। उसके बाद हिमाचल में धौलाधार श्रृंखला। इसकी बर्फीली चोटियां तो मैदानों से ही दिख जाती हैं। और उत्तराखंड की ओर बढ़े तो वहां मसूरी और नागटिब्बा जैसी श्रृंखलाएं हैं। और जब ये नेपाल में जाती हैं तो इन्हें महाभारत पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसी भौगोलिक अनुकूलता के कारण ही भारत के सारे लोकप्रिय हिल स्टेशन यहीं बसे हैं। बिल्कुल। गर्मियों में जब मैदानों में बहुत गर्मी होती है तो लोग यहीं आते हैं। हिमाचल में शिमला और चेल, उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। ये सारे मशहूर हिल रिसोर्ट्स इसी मिडिल हिमालय की वादियों में हैं। लेकिन इन पहाड़ों के बीच यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, दर्रे तो मौसम पे निर्भर करते हैं, बर्फबारी में बंद हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ सुरंगों या टनल्स का निर्माण जरूरी हो जाता है। जैसे जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर पीर पंजाल दर्रा है, लेकिन उसमें सुरंग नहीं है। उसके पास बनिहाल दर्रा है। कनेक्टिविटी के लिए वो बहुत अहम है। हाँ, इसी बनिहाल दर्रे में ऐतिहासिक जवाहर सुरंग बनाई गई है, जो नेशनल हाईवे 44 पर है, लगभग 2.85 किलोमीटर लंबी। और हिमाचल में रोहतांग दर्रा है जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। लेकिन सर्दियों में वो पूरी तरह बर्फ से ढक जाता था। 6 महीने तक संपर्क कट जाता था। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बेजोड़ अजूबा तैयार किया गया, अटल सुरंग, जिसे रोहतांग टनल भी कहते हैं। ये कोई साधारण टनल नहीं है। 9.02 किलोमीटर लंबी है और 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर। ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। एक पहाड़ का सीना चीरकर 10,000 फीट पर सुरंग बनाना, जहां हमेशा हिमस्खलन का खतरा हो, ये सच में इंसान के ज्ञान का चरम है। ये मनाली के पास सोलंग वैली को सीधे लाहौल स्पीति के सिसु इलाके से जोड़ती है, जिससे अब पूरे साल एक सुरक्षित रास्ता मिल गया है। तो अब हम मिडिल हिमालय को पीछे छोड़ते हैं और हिमालय की तीसरी सबसे दक्षिणी
और सबसे निचली श्रृंखला पर आते हैं, जिसे शिवालिक कहा जाता है। ये हिमालय की सीढ़ी का सबसे आखिरी चरण है। इसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 900 से 1200 मीटर के बीच है। तो इस सब का अर्थ क्या है? इस पूरे ढांचे में शिवालिक का क्या काम है? भूवैज्ञानिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिमालय का सबसे युवा या यंगेस्ट हिस्सा है। मतलब ये सबसे बाद में बना? हाँ, जब ग्रेटर और मिडिल हिमालय बन रहे थे तब नदियों द्वारा लाए गए मलबे से इस तीसरी श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो ये हिमालय के फुटहिल्स का निर्माण करता है। इससे आप ऊंचे पहाड़ों और समतल मैदानी इलाकों के बीच एक ट्रांजिशन जोन मान सकते हैं। अच्छा, तो जब नदियां ऊपर से भारी वेग से उतरती हैं तो शिवालिक एक फिल्टर का काम करता है। नदियां यहाँ अपनी गति खो देती हैं और भारी चट्टानों को यहीं छोड़ देती हैं। और फिर उपजाऊ गाद लेकर आगे मैदानों में जाती हैं। बिल्कुल। मतलब शिवालिक एक ब्रेक पैड की तरह है जो नदियों की विनाशकारी ऊर्जा को सोख लेता है। इसके बिना तो उत्तर भारत के मैदान शायद कभी बन ही नहीं पाते। सही कहा। ट्रांस हिमालयन जोन असल में ग्रेटर हिमालय के भी और उत्तर में है, यानी बिल्कुल नॉर्थ में। हाँ, अगर मैप पर ग्रेटर हिमालय की उस सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला को देखें तो उसके भी ऊपर जो एक पूरा समानांतर जोन है वही ट्रांस हिमालय है। और इसकी ऊंचाई कोई सामान्य ऊंचाई नहीं है। नोट्स में साफ लिखा है कि इस पूरे जोन की औसत ऊंचाई ही 6100 मीटर से अधिक है। 6100 मीटर, हाँ। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही अत्यधिक ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान और बर्फीली चोटियों से बना है। इस जोन में कुछ बेहद मशहूर पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, जैसे कराकोरम और लद्दाख रेंज। हाँ, कई किताबों में ये उल्लेख मिलता है कि कराकोरम तो ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। तो फिर इसे इन नोट्स में ट्रांस हिमालयन जोन में क्यों रखा गया है? ये वर्गीकरण काम कैसे करता है? ये उलझन अकादमिक स्तर पर बहुत स्वाभाविक है। स्रोत में इसे बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाया गया है। असल में पृथ्वी की कोई भी पर्वत श्रृंखला इंसान द्वारा खींची गई लकीर के भीतर कैद नहीं रहती। प्रकृति तो अपनी मर्जी से चलती है। बिल्कुल। कराकोरम रेंज का अधिकतम हिस्सा ट्रांस हिमालयन जोन के भौगोलिक क्षेत्र में ही पड़ता है, लेकिन यहाँ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक बहुत ही जरूरी टिप उभर कर सामने आती है। वो टिप क्या है? अगर कभी किसी परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्न में कराकोरम के बारे में पूछा जाए और विकल्पों में ट्रांस हिमालय का नाम ही मौजूद ना हो, अच्छा, तब क्या करेंगे? तो उस स्थिति में सही उत्तर ग्रेटर हिमालय को ही मान लिया जाता है। भूगोल के अध्ययन में कई बार ऐसे लचीले दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि पेपर सेट करने वालों के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। एग्जैक्टली। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या? इस इतने ऊंचे और विशाल ट्रांस हिमालयन जोन की सबसे ऊंची चोटी आखिर है कौन सी? जब ट्रांस हिमालयन जोन की बात आती है तो यहीं पर इसका उत्तर मिलता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2? हाँ, इसे गॉडविन ऑस्टिन या कागेर घीर भी कहा जाता है। इसकी आधिकारिक ऊंचाई 8611 मीटर दर्ज की गई है। 8611 मीटर? ये केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि एवरेस्ट के बाद पूरी पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, और इसकी चढ़ाई एवरेस्ट से भी अधिक खतरनाक मानी जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि K2 की सटीक भौगोलिक स्थिति को लेकर एक बहुत ही जटिल भू राजनीतिक पेच है। बिल्कुल, जो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूजन का कारण बनता है। K2 वर्तमान में POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। और ये एक ऐसा तथ्य है जो इसका उत्तर पूरी तरह से प्रश्न पूछने वाले के मापदंडों पर निर्भर कर देता है। एकदम से ही। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न सेट किए जाते हैं तो इस स्थिति के कारण अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। हाँ, यदि प्रश्न सामान्य तौर पर पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत के मानचित्रों के अनुसार उत्तर K2 ही होता है। लेकिन कई बार एक विशेष परिस्थिति बना दी जाती है। यदि प्रश्न में केवल उस भूभाग को शामिल किया जा रहा हो जो बिना किसी विवाद के पूरी तरह से वर्तमान प्रशासनिक नियंत्रण में है, तब K2 को विकल्प से हटा दिया जाता है। सही कहा। और अगर ऐसी कोई शर्त लागू होती है तो उस विशेष परिस्थिति में सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी मान लिया जाता है, जो वैसे भी बिंजा में तीसरे नंबर पर आती है। बिल्कुल। इस वर्गीकरण को समझना नकारात्मक अंक लाने से बचा सकता है। सारांश में कहें तो सामान्य स्थिति में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है। और अगर प्रश्न POK वाले हिस्से को बाहर रखता है तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। यह साफ करता है कि भूगोल केवल नक्शे की निर्जीव लकीरें नहीं है, बल्कि भू राजनैतिक वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। चलिए केवल ऊंचाई के आंकड़ों से आगे बढ़कर अब पहाड़ों के ढलानों की बात करते हैं। लद्दाख रेंज की एक बहुत ही खास चोटी का जिक्र है, माउंट राकापोशी। इसकी खासियत केवल ऊंचाई नहीं है, बल्कि इसका अत्यधिक तीव्र ढलान है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक खड़ी ढलान वाली चोटी है ये, सबसे स्टीपेस्ट। हाँ, इसका वर्टिकल रिलीफ मतलब आधार से शिखर तक का ढलान लगभग एक सीधी दीवार की तरह है। कल्पना करना ही खौफनाक है। और जहाँ इतने ऊंचे पहाड़ हों, वहाँ विशाल हिमनदों
यानी ग्लेशियर्स का निर्माण होना तो तय है। ग्लेशियर्स की ये दुनिया बहुत अनोखी है। पूरी पृथ्वी के सबसे विशाल ग्लेशियर की बात करें तो वह ध्रुवीय क्षेत्र में है। अंटार्कटिका का लैम्बर्ट ग्लेशियर। हाँ, लैम्बर्ट ग्लेशियर पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्लेशियर। लेकिन असली आश्चर्य तब होता है जब हम ध्रुवों से बाहर हिमालय और ट्रांस हिमालय की ओर देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर ठीक यहीं पर भारत के सियाचिन ग्लेशियर्स की एंट्री होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ही है। ये सामरिक रूप से जितना संवेदनशील है, भौगोलिक रूप से उतना ही विशाल भी है। इसके अलावा नोट्स में बल्टोरो, बियाफो, बतूरा और हिस्पर जैसे बड़े ग्लेशियर्स का भी जिक्र है। इन नामों को देखने से समझ आता है कि इस क्षेत्र को तीसरा ध्रुव क्यों कहा जाता है। बिल्कुल। चलिए प्रमुख राज्यों की चोटियों को देखते हैं। शुरुआत राजस्थान से करते हैं। राजस्थान, जहां अरावल की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये समय के साथ घिसकर काफी नीची हो चुकी है। इस प्राचीन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है। और मध्य भारत की बात करें तो वहाँ सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मध्य भारत से आगे दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। बहुत मजेदार ट्रिक दी है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की चोटियों के बीच जो अक्सर भ्रम होता है, उसे सुलझाने के लिए AM की ट्रिक है। AM और PM वाला AM? हाँ, A से अनायमोडी और M से महेंद्रगिरी। इस AM ट्रिक की रूपरेखा को थोड़ा स्पष्ट करते हैं। भारत का दक्षिणी हिस्सा एक विशाल V आकार का है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसके पश्चिमी तट के समानांतर जो पहाड़ है वे वेस्टर्न घाट है और पूर्वी तट वाले ईस्टर्न घाट। A यानी अनायमोडी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है और यह पूरे प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। सही का। और M यानी महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये स्मृति तकनीक परीक्षा के दबाव में बहुत काम आती है। जटिल सूचनाओं को ऐसे छोटे तरीकों से आसान बनाना ही अच्छे नोट्स की पहचान है।